अगर बैंक पीओ का एग्ज़ाम आप पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए और पूरा वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। नमस्कार और स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल मिलिंद गुप्ते द कैरियर गुरु पर। दोस्तों, मेरा नाम है मिलिंद गुप्ते और आज के इस वीडियो में मैं आपको सबको ये बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी बातें होती हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हैं रेगुलरली तो आप बैंक पीओ का एग्ज़ाम पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हो सकता है कि आप पहली बार में बैंक पीओ दें और पहली बार में ही आपका बैंक पीओ बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए और आपका सिलेक्शन भी हो जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो में। तो मैं कुछ वो बातें बताऊंगा आपको जिसको आपको मानना होगा और उससे आप ये ज़रूर बैंक पीओ का एग्ज़ाम पहली बार में क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहली बात है कि बैंक पीओ का जो एग्ज़ाम होता है वो दोनों मीडियम में होता है, आप जानते हैं, हिंदी और इंग्लिश में। तो सबसे पहले अपना मीडियम चुन लें, क्या आप हिंदी में एग्ज़ाम देना चाहते हैं या आप इंग्लिश में एग्ज़ाम देना चाहते हैं। बहुत से स्टूडेंट की यही गलती होती है कि एक सब्जेक्ट इंग्लिश का होता है इसलिए वो इंग्लिश मीडियम को चुन लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपका मीडियम है आप उसी मीडियम को रखिए और उसी मीडियम से आप एग्ज़ाम दीजिए तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि मैथ्स सेक्शन पे, अब मैं आ रहा हूँ मैथ्स सेक्शन पे क्या आपको करना चाहिए। तो देखिए, आज मैं आपको वो कुछ टॉपिक्स बताऊँगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं बैंक पीओ में और क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे ही जाते हैं। देखिए, यहाँ पे टाइम का जो मैनेजमेंट होता है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है वो नॉर्मली 20 मिनट आपको दिए जाते हैं जिसमें आपको मैथ्स के करीबन 30 या 35 क्वेश्चन करने होते हैं। तो इन 30 या 35 क्वेश्चन के लिए आपको काफ़ी स्पीड चाहिए रहती है और कुछ बातें मैं आखिरी तक भी वीडियो में बताऊंगा, उन्हें तो ज़रूर फॉलो कीजिए। लेकिन यहाँ पे अभी मैं बता रहा हूँ कि वो कौन से टॉपिक हैं मैथ्स में जिन्हें आपको कर लेना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक होता है हमारा नंबर सिस्टम का। नंबर सिस्टम वाला टॉपिक जो है वो अच्छे तरीके से करें, उसमें से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें डिविजिबिलिटी जैसे आते हैं, मल्टीप्लिकेशन आता है, स्क्वायर रूट, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इसमें पूछे जाते हैं। तो ये वाले टॉपिक जो है नंबर सिस्टम का, इसको काफ़ी अच्छे तरीके से कर लें। और भी काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं नंबर सिस्टम में, लेकिन मैंने केवल एक ब्रॉड सेंस में लिया है उसको, नंबर सिस्टम। दूसरा टॉपिक मैं कहूँगा परसेंटेज का। परसेंटेज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑलमोस्ट आप सोचेंगे कि हर तीसरा या चौथा क्वेश्चन मैथ्स में ही नहीं बल्कि डीआई में भी, डेटा इंटरप्रिटेशन में भी आपको परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन ही पूछा जा रहा है। सो परसेंटेज कैलकुलेट करना बहुत अच्छे से सीख लें। परसेंटेज का जो टॉपिक है उसको बहुत अच्छी तरीके से कर लें। और कुछ टॉपिक्स होते हैं जैसे स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस की उम्र वाले जो क्वेश्चंस होते हैं कि किसी की उम्र इतनी है तो माता या पिता की उम्र निकालिए, इस टाइप के कुछ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एजेस के होते हैं, इन्हें भी अच्छे से कर लीजिए। ये कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक्स हैं, इनको आपको कर लेना चाहिए। इन पे से क्वेश्चंस आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, इनके अलावा भी कुछ और टॉपिक्स होते हैं जिनको हम बाद में भी काफ़ी कर सकते हैं, लेकिन ये टॉपिक्स जो हैं इनको आप ख़ास तरीके से कर लीजिए। अगला जो सेक्शन होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो देखिए दोस्तों, अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तब तो आपको इस सेक्शन पे काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए ये सेक्शन बहुत आसान तो नहीं कहूँगा, फिर भी थोड़ा आसान ही रहता है, कुछ ठीक ठाक रहता है। लेकिन हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत आपको करनी होगी। देखिए, सबसे ज़्यादा, चाहे आप किसी भी मीडियम से हों, जो सबसे ज़्यादा चीज़ पे आपको ध्यान देना होगा वो होगा इंग्लिश ग्रामर पे। इंग्लिश ग्रामर को अभी से बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग बना लीजिए। टेंसेस कर लीजिए, आर्टिकल्स, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छी तरीके से कर लीजिए। सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से कर लीजिए। इन सारे चीज़ों पर क्वेश्चंस आपको या तो डायरेक्टली पूछे जाएंगे या तो कहीं और ज़्यादा आपको काम आ जाएगा। कहाँ काम आ सकता है, उस सेक्शन को हम बोलते हैं RC, यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। देखिए, अगर आपका ग्रामर स्ट्रांग हो तो आप ये जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है इसको भी आप बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर पाएंगे। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन का जो सेक्शन होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपका ग्रामर अच्छा है तो।
अदरवाइज ये सेक्शन बहुत कम स्कोर ले आता है और कभी कभी तो नेगेटिव मार्किंग में भी इस आरसी की वजह से हमारे पास में आ जाते हैं। सो इन चीज़ों को बचाने के लिए हमको क्या करना होगा, हमको सबसे पहले अपना ग्रामर स्ट्रांग करना होगा और उसके बाद में आप आइए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पर। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आप जानते हैं एक पैसेज दिया रहता है और उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो इस सेक्शन को आप पहले ग्रामर अच्छे से कर लें, देन आप उसके बाद में रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कीजिए। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल रहता है सेक्शन, लेकिन बहुत अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद में मैं आऊँगा तीसरे सेक्शन पर, वो होता है रीजनिंग का सेक्शन। रीजनिंग सेक्शन काफ़ी आसान होता है, इसके लिए भी हमें 20 मिनट मिलेंगे और 20 मिनट में हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने रहते हैं। कुछ पजल्स के होते हैं, डायरेक्शन के होते हैं, डिस्टेंस डायरेक्शन होते हैं, ब्लड रिलेशन होते हैं, फैमिली ट्री होते हैं, ऑड वन आउट होते हैं, इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। कुछ आपको वर्बल रीजनिंग होती है, कुछ विजुअल रीजनिंग्स होती हैं। इन टाइप के सारे क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपको 20 मिनट के जो टाइम पीरियड है उसमें करना होगा। तो ये ब्रॉडली डिफाइन करने पे इन 3 सेक्शन पर आपको सबसे अच्छा मेहनत करना होगा, आपको काफ़ी ज़्यादा वर्क हार्ड इन्हीं सेक्शंस पर करना होगा। तो अभी से इस सेक्शंस पे मेहनत करने लगिए। और अब मैं कुछ और चीज़ें बताऊंगा जो कि हर स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए अगर आप बैंक पीओ पहली बार में क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है किसी भी वक्त डिस्करेज ना हो। आपके प्रिपरेशन जो चलेगी वो काफ़ी लंबे समय तक चलती, हो सकता है 1 साल भर या 1.5 साल भी चले, 2 साल भी चले, लेकिन कभी भी डिस्करेज ना हो कि हम नहीं कर पाएंगे। इस तरह से जहां आप सोचते हैं बस वहीं पर आपके माइंड में एक नेगेटिव बातें आने लग जाएंगी, तो उसके बाद आप पढ़ाई छोड़ देंगे, आप ये प्रिपरेशन छोड़ देंगे, आप सोचेंगे मैं जो अभी कर रहा हूँ वही ठीक है, ये तो बहुत मुश्किल चीज़ है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, कभी भी डिस्करेज ना हो, हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में चलते रहें तो आपको सफलता इसमें ज़रूर मिलेगी। दूसरी चीज़ जो मैं इसके बाद में और कहना चाहता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास में आ रहे हैं पिछले कई सालों से, उनकी एक गलती रहती है कि एक ही सेक्शन में सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं। ये एक बहुत बड़ी गलती है। एक सेक्शन के सारे के सारे क्वेश्चंस आपको नहीं अटेम्प्ट करने हैं, आपको केवल उतने ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं जिससे कि आप एक कट ऑफ अचीव कर पाएंगे। वो कितना कट ऑफ होगा ये हमें बाद में पता चलता है, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन आप 20 मिनट में नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे। कभी 30 क्वेश्चन आते हैं, कभी 35 क्वेश्चन आते हैं। तो 30 या 35 क्वेश्चन को 20 मिनट में कर पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल के तरह है। तो इसलिए इसकी कोशिश जो कोई स्टूडेंट कर रहा है वो दूसरे सेक्शन में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कुछ लिमिट तक करिए। आप एक देख लीजिए कि मुझे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, अगर 30 या 35 क्वेश्चन है तो 15 या 18 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा हुआ तो 20 या 22 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं। इससे ज़्यादा हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का शायद टाइम नहीं मिलेगा। ये क्वेश्चन पेपर की टफनेस पर भी डिपेंड होता है। तो दूसरी बात मैंने ये बता दी आपको कि कभी भी एक सेक्शन के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश ना करें। तीसरी बात ये है कि जो क्या इस एग्ज़ाम में SBI PO हुआ या IBPS PO हुआ, इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स अपीयर होते हैं हर साल। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इसके कई सारे कारण हैं। अब इसमें आप ये देखिए कि हम कभी भी ऐसा ना सोचें कि 10 लाख बैठ रहे हैं, 15 लाख बैठ रहे हैं कि 20 लाख कैंडिडेट्स बैठ रहे हैं तो हम इसमें हमारा नंबर नहीं लगेगा, हमारा तो सिलेक्शन नहीं हो सकता है, इसलिए अभी से छोड़ दें। नहीं, ये चीज़ बहुत गलत हो जाएगी। इसमें तो आपको लड़ाई शुरू होने से पहले ही हार मानने वाली बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें। आपको पहली बार में क्लियर करना है ये एग्ज़ाम, ये मान के चलें, चाहे कितने भी बच्चे आपके साथ में एग्ज़ाम दे रहे हों, कितनी भी शिफ्ट्स में एग्ज़ाम चल रहा हो, हर साल साल दर साल ये संख्या लगातार बढ़ेगी और आपको इसके लिए तैयार होना ही होगा। नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स को देखकर आप कभी भी डिस्करेज ना हों। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको है कि आप ऐसे जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं जहां पर कि बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स अपीयर हो रहे हैं, तो आपको अपना टैलेंट दिखाने का उतना ही अच्छा मौका मिलेगा। ठीक है, इस तरह से इसे सोचे तो आप हमेशा मोटिवेट ही रहेंगे। अब हम इतना कुछ करने के बाद में जब हमारे प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, जिसको हम प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम बोलते हैं, ये हमारा प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है, उसी को हम प्रीलिम्स कहते हैं। ये जब क्लियर हो जाता है तो उसके बाद में हम जाते हैं मेंस की तरफ। अब मेंस का जो एग्ज़ाम होता है, यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स काफ़ी कम हो जाते हैं जो कि हमारे प्रीलिम्स में थे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जो रहते हैं वो छट जाते हैं। यहाँ पे कंपटीशन
कम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे कंपटीशन बढ़ गया है, क्योंकि जो इंटेलेक्चुअल लेवल होता है एक कैंडिडेट का, वो यहाँ पर सबका ज़्यादा ही रहता है। जो कमज़ोर बच्चे थे वो सारे कुछ निकल चुके हैं, और अब जो है वो केवल इंटेलिजेंट बच्चे ही रहे हैं। तो यहाँ पर कंपटीशन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब इस एग्ज़ाम को कैसे क्लियर करना, यहाँ पर टोटल आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, टाइम भी आपको ज़्यादा मिलेगा। सो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, मैथमेटिक्स रहेगा, एक सेक्शन आता है जनरल अवेयरनेस, जिसको हम जीके भी बोलते हैं। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, बैंकिंग रिलेटेड आएंगे, करंट अफेयर्स भी आ सकते हैं, हिस्ट्री भी आ सकता है। तो इस टाइप के काफ़ी सारे क्वेश्चंस इसमें आते हैं आपको, जिसको कहा जाता है जनरल अवेयरनेस। और उसके बाद में हमारे वही सारे मैथ्स का सेक्शन वैसा ही रहता है, रीजनिंग वैसा ही है, इंग्लिश वैसे ही है। सभी ये ऑब्जेक्टिव सेक्शंस रहेंगे, इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे। और साथ में ही अब हमको एक डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को भी फेस करना होगा, जो कि आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और उन 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको करना होगा। लगभग 30 मिनट्स का आपको टाइम मिलेगा। इसमें आपको उसको लिखने का आपका प्रोसेस रहता है। तो ये डिस्क्रिप्टिव आंसर्स में आते हैं। इतनी तैयारी आप कर लीजिए तो आप ज़रूर बैंक पीओ को पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर जाएंगे। स्क्रीन पर आपके सामने कुछ नंबर्स आ रहे हैं। अगर आपको किसी भी स्टेज पर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, या आप रेगुलरली पढ़ाई करना चाहते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करना चाहते हैं, अपनी बैंक पीओ की तैयारी करना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। हम आपको आपके घर पर ही बिल्कुल ऑनलाइन लाइव वीडियो लेक्चर से ये पूरा कोर्स आपको करवा देंगे। और कोई भी आपका मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, इंग्लिश मीडियम हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम आपको पूरा मटेरियल भी इशू करेंगे, आपको ऑनलाइन टेस्ट की भी फैसिलिटी रहेगी। सो आइए, हमें कांटेक्ट कीजिए। आप कमेंट बॉक्स में भी अपना कांटेक्ट दे सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं, और ये स्क्रीन पर जो नंबर्स हैं इन पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें आज मुझे आपसे शेयर करनी थी। उम्मीद है आप ज़रूर इन्हें फॉलो करेंगे। मैंने काफ़ी ब्रीफ में ये चीज़ें ली हैं, काफ़ी इसको डिटेल में लिया जा सकता था, लेकिन इस वीडियो में मैंने काफ़ी संक्षिप्त रूप में इसको लिया हुआ है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ये अकेला ऐसा चैनल है जिस पे आप कैरियर रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में साथ साथ में देख सकते हैं। तो अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और रेगुलरली देखिए। इसमें हमने काफ़ी सारी चीज़ें बताई हैं, मैथ्स के शॉर्टकट्स बताए हैं, और कैरियर रिलेटेड सारी चीज़ें बताई हैं। आपको बैंक पीओ के एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आप जल्दी हमसे कांटेक्ट करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।